भाग 2 में हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार एक श्रापित स्त्री को उसके श्राप से मुक्त करता है, और भाग 3 में हम देखेंगे कि कैसे एक काला तेंदुआ मुखिया की बेटी को ले जाता है और उसे माँ की तरह प्यार करती है। विक्रम और बेताल श्रापित स्त्री का रहस्य। रात का गहरा अंधकार था, हवा में ठंडक घुली थी और हर दिशा में सन्नाटा पसरा था। राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ निश्चय के साथ सुनसान जंगल में बढ़ रहे थे। घने वृक्षों की शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक बार फिर विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लेकर जंगल के रास्ते फिर चल पड़े। विक्रमादित्य ने बिना रुके अपने कंधे पर लदे बेताल को कसकर पकड़ा। तभी बेताल ने ठहाका लगाया और बोला, राजन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? खैर, जब तुम मुझे लेकर जा ही रहे हो तो सुनो एक रहस्यमयी कहानी, लेकिन याद रखना, यदि तुमने बीच में कोई उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। वीरपुर नामक एक गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव शांत और सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगती। लोगों का कहना था कि गांव के मंदिर के पास एक भयानक बूढ़ी औरत घूमती है। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर ऐसी झुर्रियां थीं मानो सदियों से वह जीवित हो। जिसने भी उससे आंखें मिलाई वह कुछ ही दिनों में मारा गया। गांव वाले उसे श्रापित स्त्री कहते थे और सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। वीरभद्र का आगमन एक दिन उस गांव में राजकुमार वीरभद्र आए। वह एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय राजा का पुत्र था। गांव के लोगों से श्रापित स्त्री की कहानी सुनकर वह चौंक गए और उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। गांव के मुखिया ने कांपते हुए कहा, राजकुमार, उस औरत से दूर रहिए, वह एक जीवित अभिशाप है। वीरभद्र ने मुस्कुराकर कहा, जो निर्दोष है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मैं सत्य का पता लगाऊंगा। उस रात वीरभद्र तलवार लेकर गांव के पुराने मंदिर की ओर बढ़े। हल्की हवा चल रही थी और दूर से किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मंदिर के पास आते ही उन्हें हलचल महसूस हुई। अचानक पेड़ों के झुरमुट से एक कंपकंपाती आवाज गूंजी, राजकुमार, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीरभद्र ने तलवार निकालकर पूछा, कौन हो तुम? धुंध के बीच से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझसे बात मत करो, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, उसने चेतावनी दी। लेकिन वीरभद्र ने साहसपूर्वक कहा, मुझे सच जानना है, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? बूढ़ी औरत के आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती हुई बोली, मेरा नाम मधुरा था। मैं कभी इस गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी। मेरी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक तपस्वी साधु आया। मधुरा ने बताया कि साधु उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब उसने इनकार किया तो साधु क्रोधित हो गया और श्राप दिया, जिस सौंदर्य पर तुम्हें गर्व है वही अब तुम्हारा अभिशाप बनेगा। तुम एक भयावह बूढ़ी स्त्री बनोगी और जो भी तुम्हारी आंखों में देखेगा वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। तब से मैं इस अभिशाप को झेल रही हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरा श्राप ये कभी नहीं टूट सकता। मधुरा रो पड़ी। वीरभद्र को दुख हुआ। उन्होंने सोचा, कोई भी स्त्री इतनी निर्दोष होते हुए भी यह अभिशाप क्यों झेले? उन्होंने गांव के मंदिर में जाकर 3 दिनों तक ध्यान किया। अंततः उन्हें एक उपाय मिला। श्राप केवल तब टूटेगा जब कोई व्यक्ति बिना भय के उसे अपनाएगा और उसे सम्मान देगा। वीरभद्र वापस जंगल गए। उन्होंने बिना डरे मधुरा का हाथ पकड़ा और कहा, आज से तुम मेरी माता समान हो। मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। मधुरा की शरीर कांपा और फिर देखते ही देखते वह फिर से सुंदर युवती में बदल गई। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। मधुरा ने वीरभद्र को प्रणाम किया और कहा, तुम सच्चे नायक हो राजकुमार। गांव में खुशियां लौट आईं। बेताल हंसा और बोला, तो राजन, बताओ, क्या यह उचित था कि साधु ने मधुरा को श्राप दिया? क्या मधुरा को किसी की मदद के बिना अपने श्राप से मुक्त नहीं होना चाहिए था? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, साधु का श्राप अन्यायपूर्ण था, लेकिन वीरभद्र का प्रेम और सम्मान यह साबित करता है कि सच्ची भक्ति और सद्भावना से कोई भी अभिशाप मिट सकता है। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया, इसलिए मैं फिर से उड़ रहा हूँ। और वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और दोबारा बेताल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जंगल की बेटी और काला तेंदुआ। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और अंधेरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। तभी बेताल हंसा और बोला, राजन, चलो, तुम्हें एक अनोखी कथा सुनाता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य मौन रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। एक उजालपुर नामक गांव में रात के समय अजीब घटनाएं घटने लगी। पशु गायब हो रहे थे और कभी कभी कोई इंसान भी लौट कर नहीं आता।
गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। आखिरकार उन्होंने गांव छोड़ने और किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। रात हो जाने के कारण वे घने जंगल में ही रुक गए। सबने अलाव जलाया और सोने की तैयारी की, लेकिन यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखें नजर आईं। झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक काला तेंदुआ दबे पांव आया। वह बिजली की तेजी से मुखिया की बेटी को जबड़े में झपटा और अंधेरे में गुम हो गया। सुबह जब गांव के लोग जागे तो लड़की को गायब पाकर उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। हर कोई उसे खोजने में लग गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया और आगे बढ़ गए। पर सच्चाई कुछ और थी। वह काला तेंदुआ एक माँ थी जिसके 2 छोटे शावक थे। उसने इंसानों से बदला लेने के बजाय उस लड़की को भी अपने बच्चों की तरह पालने का निर्णय लिया। लड़की पहले तो डरी, लेकिन धीरे धीरे उसने जंगल की भाषा सीख ली। वह शावकों के साथ खेलने लगी, तेंदुए की तरह दौड़ने लगी और शिकार करना भी सीखने लगी। लेकिन एक दिन गांव के एक शिकारी ने एक तेंदुए के शावक को मार डाला। यह देखकर काले तेंदुए की आंखों में खून उतर आया। उसने अपने एकमात्र बचे शावक और अपनी गोद ली हुई इंसानी बेटी को और भी सावधानी से संभालना शुरू कर दिया। लड़की और तेंदुए का बचा हुआ शावक एक साथ बड़े हुए। वे भाई बहन की तरह खेलते, झाड़ियों में छुपते, पेड़ों पर चढ़ते और एक दूसरे का ख्याल रखते। समय बीतता गया और अब वह लड़की जवान हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने असली परिवार को देखने की इच्छा थी। एक दिन जब काला तेंदुआ शिकार पर गई थी, वह चुपचाप जंगल से बाहर निकल गई और जहां उसके पिता रह रहे थे उस गांव में पहुंची। वहां पहुंचकर जब उसने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन गांव वाले उसे पहचान नहीं सके। उसकी चाल ढाल, हरकतें किसी जंगली जीव की तरह हो चुकी थीं। जब उसने अपने पिता को गले लगाकर पूरी कहानी सुनाई तो पूरा गांव अवाक रह गया। उसकी आंखों में इंसानी प्रेम और तेंदुए के लिए ममता दोनों की चमक थी। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, तेंदुआ मेरी माँ बनी, उसने मुझे बचाया, मुझसे प्यार किया। वह मेरा घर था, उसका शावक मेरा भाई था। गांव वालों ने जब यह सुना तो उनका दिल भीग गया। अब उन्हें समझ आया कि जंगल के जीव केवल खूंखार नहीं होते, बल्कि उनमें भी ममता होती है। गांव वाले भी सोच में पड़ गए कि जंगल के जीव कितने संवेदनशील हो सकते हैं। उन्होंने शिकारी से कहा कि आगे से किसी भी जंगली जानवर को नुकसान न पहुंचाए। इतना कहकर बेताल ठहर गया और विक्रमादित्य की ओर देखते हुए बोला, राजन, अब यह बताओ, उस लड़की का असली घर कहाँ था, जहां उसने जन्म लिया या जहां उसे माँ की ममता मिली? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, उसका असली घर वही था जहां उसे प्रेम और सुरक्षा मिली। खून का रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसने जीवन दिया और ममता दी वही सच्चा परिवार है। इतना सुनते ही बेताल फिर से जोर से हंसा और हवा में उड़कर पेड़ पर जा लटक गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और फिर एक बार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े।